चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट हमने जब 9th की केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था तो मैटर इन सराउंडिंग से शुरुआत करी थी, जिसके मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर ले लिए हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में जो मैंने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पार्टिकल्स का कि पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दूसरे वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था बहुत ही मजेदार, क्या पढ़ाया था, चेंज ऑफ स्टेट, जिसमें मैंने एक कंपैरिजन बताया था सॉलिड का, लिक्विड का और गैसेस का। तीसरा जो लेक्चर लिया था हमने, जो हाल फिलहाल में अभी हमारा लेक्चर हुआ था, उसके अंदर मैंने आपको 2 नई चीज बताई थी। वो बताई थी एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहां तक मैंने क्लास को पढ़ा दिया। आज का टॉपिक देखना, आज का टॉपिक से समझने की कोशिश करना। देखो टॉपिक तो लास्ट लेक्चर से ही लिंक्ड है बेटा, आज जो क्लास होने वाली है ना वो लिंक तो लास्ट वाले लेक्चर से, बट समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मुझे सारे बच्चे बता देंगे क्या यहाँ पे मैंने क्लास ओवर करी थी। मैंने आपको ड्राई आइस का कॉन्सेप्ट बता दिया था कि जनरली उसको कैसे स्टोर रखते हैं, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे। जैसे ही हम ड्राई आइस को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताइए, उस पर प्रेशर कम होने लगता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ड्राई आइस किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। यहाँ तक हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर की। अब ये सब नहीं बढ़ा रही, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ तो इसको हम साइड करते हैं, अब आगे चलो। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत होगी एक ग्राफ के साथ। ठीक है, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। देखो जो बच्चे नए हैं आप थोड़ा भी कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, बाकी आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा मैंने यहाँ ग्राफ लगाया हुआ है। पहली बात तो ये कि ग्राफ कभी आपको बनाने को नहीं आएगा, डोंट वरी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कह दिया जाएगा कि कोई मैटर का ग्राफ बना के दिखाओ। ग्राफ बना बनाया हुआ आता है, ग्राफ पे क्वेश्चन बने बनाए हुए से आएंगे। ठीक है, मैं पहले आपको ग्राफ समझाती हूँ। देखो मैंने क्या किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, टाइम रखा हुआ है। वाई एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, सबको दिखता है। सिंपली एग्जांपल से शुरू करते हैं। मेरा हर एग्जांपल अगर सॉलिड से शुरू होता है तो क्या होता है, मेरे पास आइस होता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक बाउल आइस का है, खूब सारे आइस है मेरे पास। अब आइस को मैं क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे लेटेंट हीट का दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप मेरी लैंग्वेज को सुनो, मेरी बातों को सुनो, समझ में आ जाएगा आपको। मेरे पास आइस है बहुत सारी, मैंने आइस को हीट करना शुरू किया। ठीक है, मेरे पास आइस से हीट करना शुरू किया। हीट जैसे ही करती गई टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। देखो हीट, मेरे पास आइस है, मैंने आइस को हीट करना शुरू किया तो देखो मेरा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। एक ये पॉइंट आया, ध्यान से देखना, एक मेरे पास ये पॉइंट आया, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे क्या हुआ, मेरा जो आइस था अभी तक तो बहुत सॉलिड था, बहुत अच्छा था, वो आइस धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। यानी वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना लिख दूं, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो मेल्टिंग पॉइंट लिखा है यहाँ पे लिख दूं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, कोई दिक्कत। अब मेरा वो आइस जो मैंने लिया था एक बाउल में, वो आइस धीरे धीरे किसमें चेंज होना शुरू हो गया, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गया। सबसे मजेदार चीज जो लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, तुम टेम्परेचर पे नजर डालो। मेरा अभी भी मैं हीटिंग कंटिन्यू है, ऐसा नहीं कि मैंने बर्नर बंद कर दिया और मेरा हीटिंग अभी भी चल रहा है, मैं आइस को अभी भी हीट कर रही हूँ। लेकिन एक बात देखो, क्या मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है। मान लो 1 सेकंड हुआ तब भी कांस्टेंट, 2 सेकंड हुआ तब भी कांस्टेंट, 3 सेकंड हुआ तब भी, 4 सेकंड पे भी कांस्टेंट और 5 सेकंड पे भी मेरा टेम्परेचर तो भाई कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या बता रहा है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता रहा है। इतना तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो। यानी ये जो फेज है मेरा, ये जो इतना मेरा फेज आपको दिख रहा है, इसके अंदर मेरे पास आइस भी होगा और पानी भी होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जैसे, ऐसा तो कभी नहीं होता कि 0 डिग्री आने पे सारा का सारा आइस यूं पानी बदल जाता है। थोड़ा टाइम तो लगता है ना आइस को पानी बदलने में। यानी ये जो टाइम पीरियड होगा, मेरे पास उस बाउल में आइस भी होगा थोड़ा और थोड़ा पानी भी होगा। ठीक है, लिक्विड भी होगा। तो 0 डिग्री पे कोई पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या स्टेट होगा, तो स्टेट में वो सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। यानी ये जो फेज बता रहा है मेरा, ये जो फेज बता रहा है, क्या यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये फेज मेरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब होता है जब किसी सॉलिड को किस में चेंज कर रहे हो, लिक्विड में। ठीक है, एक चीज और देखना, थोड़ा सा ग्राफ की नेमिंग करते हैं, थोड़ी सी ग्राफ की नेमिंग करते हैं। आ जाओ, थोड़ी सी ग्राफ की नेमिंग करते हैं। इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, इसको सी दे दूं,
इसको डी दे दूं, इसको ई दे दूं, ठीक है जी। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि बच्चा ए बी पे क्या है, ए बी पे स्टेट क्या होगी, तो क्या बोलोगे आप? ए बी वाले पार्ट में स्टेट क्या होगी उस आइस की? सॉलिड फॉर्म में होगा, अभी वो पिघलना शुरू नहीं हुआ, तो ए बी पे मेरा वो कैसा है, सॉलिड में। अच्छा, बीसी वाले पार्ट में मेरा स्टेट बताइए। बीसी वाले पार्ट में मेरा सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होगा, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होगा। और बीसी वाले ही पार्ट को मैं क्या बोलूंगी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मजेदार चीज, जैसे ही सी तक पहुंचा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीटिंग कर रही हूँ लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। एक टाइम आया कि मेरा पूरा का पूरा वो आइस किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। अब मैंने हीटिंग करना फिर भी शुरू रखा है, हीटिंग बंद नहीं करी है। मैंने देखा वाह भाई, अब मेरा टेम्परेचर देखो फिर से बढ़ना शुरू हुआ, देख सकते हो मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही मेरा टेम्परेचर यहाँ पहुंचा, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितना बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरे जैसे ही वो लिक्विड पहुंचा, अब वो लिक्विड किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, अब वो गैस में शुरू हो जाएगा। यानी ये सी और डी वाला जो ग्राफ दिख रहा है ये प्योर लिक्विड है, अभी वो गैस में नहीं बदला, वो पूरा का पूरा आइस लिक्विड में बदला और अभी ये प्योर लिक्विड है। हीटिंग कंटिन्यू है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही डी पार्ट पे आएगा, अब उसमें से लिक्विड धीरे धीरे गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा सी डी वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या बोलूंगी, लिक्विड का रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मजेदार चीज, मैं अब भी हीटिंग कंटिन्यू रखी हूं, मेरा बर्नर अभी भी बंद नहीं हुआ, लेकिन मेरा ग्राफ फिर से देखो कांस्टेंट आ गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मेरा ग्राफ फिर से कांस्टेंट पे आ गया। मैं हीट कर तो रही हूँ और पानी मेरा गैस में भी बदल रहा है, लेकिन मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यानी डीई वाला जो पार्ट है वो क्या बताता है, जल्दी बताओ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तुम लोग को समझ में आ गया इसका मतलब लास्ट क्लास में अच्छे से, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, डीई वाले पार्ट में स्टेट थोड़ा लिक्विड होगा, थोड़ा गैस होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे ही 100 डिग्री पहुंचे पूरा का पूरा पानी आंख बनते ही गैस में बदल गया, टाइम लगता है पानी को गैस बदलने में। तो डी वाले जो पार्ट है, डीई वाले पार्ट में मेरे पास लिक्विड भी होगा और मेरे पास गैसियस स्टेट भी होगी। जैसे ही मेरा सारा का सारा लिक्विड गैस में बदल गया, फिर टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ। ये है पूरा ग्राफ आपके, जो मैंने आपको पढ़ाया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। अब सवाल सुनो, बनाने को कभी नहीं आएगा, ग्राफ पहले से बना होगा। आपसे पूछेगा ए बी पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, बीसी पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेट बताइए। कौन सा हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी वाले पार्ट पे स्टेट बताइए, डी वाले पार्ट पे स्टेट बताइए। सिर्फ आपसे स्टेट पूछेगा कि इस ग्राफ में इस पार्ट पे कौन सा स्टेट होने रहने वाला है, और पूछ लेगा बीसी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करो, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो पहले आपको पहचानना है कि फ्यूजन कौन सा है और वेपराइजेशन कौन सा है, और उसको फिर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ये सारे केस स्टडी में क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसा केस स्टडी में बना होगा, एक पूरा ग्राफ बना होगा, ए पार्ट कुछ और पूछेगा, बी पार्ट और पूछेगा, सी पार्ट और पूछेगा, डी पार्ट और पूछेगा। तो पहले आप ये ग्राफ बनाइए, सारी चीजें लिखिए, फिर नेक्स्ट। यहाँ पर खत्म है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहीं पे खत्म है। पहले ये ग्राफ बनाइए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो देखो, कवर कर लिया, ठीक है। इसके अंदर इतना ही था। बस एक चीज ध्यान से रखना, जब भी आप पढ़ने बैठो ना, लेटेंट हीट फ्यूजन की डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी बता रही हूँ। ऐसा डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। जैसे जो मैंने टेस्ट में भी आपसे पूछा था, अधिकतरों ने सही लिखा था, थोड़ा स्टेटमेंट सही करना और सीखो। फ्यूजन और वेपराइजेशन को एक बार अच्छे से पढ़ना, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना। उसकी डेफिनेशन से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी इसके, पहले ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। चैप्टर का बिल्कुल एंड टॉपिक की तरफ है, दैट इज इवापोरेशन, ठीक है। बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है इसके अंदर, लेकिन ये जो पार्ट है इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। ये टॉपिक से हमेशा, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल कटा हुआ है चैप्टर से, ऐसा लगता है कि बिल्कुल कहाँ से मैम, अभी आप लेटेंट हीट पढ़ा रहे थे, अभी डायरेक्ट एवापोरेशन आ गए, तो बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एवापोरेशन को समझते हैं। देखो, अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं, हर इंसान ने फील किया होगा घरों में जब पोछा लगता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं अरे भाई पोछा लगा है अभी चलना नहीं। गीला होता है पोछा, या अगर आप ऐसे भी सोच लो कि अगर मैं इस रूम में पानी डाल दूं, ठीक है, और आप 2-3 घंटे बाद आओ, तो क्या वो पानी आपको दिखेगा यहाँ पे?
नहीं दिखेगा पानी। सेम वैसे ही घरों में पोछा लगता है, क्या वो फ्लोर हमेशा ही गीला रहता है? नहीं, थोड़ी देर बाद फ्लोर बिल्कुल सूखा हुआ मिलता है, फिर कहते हैं हाँ भाई अब आराम से घूम सकते हो, अब पोछा सूख चुका है, ठीक है। क्या हुआ भाई, वो लिक्विड किस में चेंज हो गया मेरा? बिल्कुल गैस में चेंज हो गया। तो इवापोरेशन वही फेनोमेना है, हो तो बिल्कुल वही रहा है ये, जैसा हमने पढ़ा था कि लिक्विड जो है मेरा मेरा जो लिक्विड है भाई वो चेंज तो गैस में हो रहा है। लेकिन एक बात सोचो, क्या गैस में हमने पढ़ा है वेपराइजेशन, जहां पे क्या पढ़ा था कि जैसे ही हम किसी लिक्विड को बॉईल करना शुरू करते हैं या हीट करना शुरू करते हैं, जैसे ही 100 डिग्री पे आता है मेरा लिक्विड गैस में बदलने लगता है। तो क्या घर का टेम्परेचर, क्या फ्लोर का टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया? नहीं हुआ। ऐसे भी सोचो, क्या मान लो कि छत पे कपड़ा डालते हैं, हम लोग जाते हैं ना छत पे कपड़े डालने के लिए, तो कपड़े तो गीले होते हैं, जब हम उसको फैला के डालते हैं तो थोड़े शाम तक देखते हैं पूरे कपड़े सूखे हुए होते हैं। तो जो कपड़े के अंदर लिक्विड था वो किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। तो क्या टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया? नहीं पहुंचा। बेसिक डिफरेंस समझना बॉइलिंग और इवापोरेशन में। बॉइलिंग कब होती है? जब टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचता है और मेरा पानी क्या होना शुरू होता है? बॉयल होना शुरू होता है। इवापोरेशन होने के लिए यानी लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए यहाँ कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, वो किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है। इसको बोलते हैं इवापोरेशन। इसको जरूरत नहीं है 100 डिग्री की। ये किसी भी घर में अभी मैं पानी गिरा दूं, तुम रात तक आके देखना ये पानी बिल्कुल सूखा हुआ मिलेगा इस रूम के अंदर। क्या हुआ कि 100 डिग्री पहुंच गया टेम्परेचर? नहीं भाई। लेकिन तब भी मेरा लिक्विड गैस में चेंज हो गया, तो वहां ये नहीं बोलेंगे कि मैम बॉइलिंग हो गया, वहां क्या हुआ? वहां इवापोरेशन हो गया। यानी एवापोरेशन एक छोटी सी फेनोमेना है, लिक्विड को गैस में चेंज करना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। in this process in which a liquid changes to gaseous state at any temperature, सबसे इंपॉर्टेंट वाली मार्क करने वाली लाइन यही है, at any temperature, ठीक है। और below its, ये देखो below its boiling point, मतलब जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री आएगा तभी मेरा लिक्विड गैस में चेंज होगा। अब थोड़ा सा रीजन की बात करते हैं। एवापोरेशन समझ में आया बिल्कुल सीधे साधे लैंग्वेज में, इसका रीजन समझो हो क्यों रहा है। देखो इसका रीजन समझाती हूँ आपको एक छोटे से डायग्राम के साथ, ठीक है। मान लो मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने पानी ले लिया, ठीक है। ये मेरे वाटर के कुछ पार्टिकल्स हैं। मैं रीजन समझा रही हूँ एवापोरेशन कैसे हो रहा है, क्या रीजन है एवापोरेशन होने का। ये मेरे पास लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स हो गए। अब याद करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि मैटर के पार्टिकल्स के पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि देयर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। यानी ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? मोशन करेंगे। मोशन करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है ना। मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। और जब पार्टिकल मोशन करते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है? सबको याद है, काइनेटिक एनर्जी आती है। मान लो इसने यहाँ टकराया, इसने अपनी एनर्जी किसको दे दी? इस वाले पार्टिकल को। ये यहाँ टकराया, इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी। ये यहाँ टकराया, इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी। ये यहाँ टकराया, इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी। ये यहाँ टकराया, इसने इसको दे दी। ये सब आपस में टकराकर एक दूसरे को अपनी काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है, लेकिन अब ऐसे सोचो कि भाई ये वाला पार्टिकल जब इससे टकराएगा, ये वाला पार्टिकल इससे टकराएगा, ये वाला पार्टिकल इससे, ये वाला ये पार्टिकल इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो इन बेचारों के ऊपर तो कोई पार्टिकल नहीं है, उन बेचारों के ऊपर तो कोई पार्टिकल नहीं है, तो वो अपनी एनर्जी किसको देंगे? और समझो उसको थोड़ा अच्छे से समझना। ये जो आपको पार्टिकल दिख रहा है, ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, ये जो सबसे ऊपर वाला, इसे बोलते हैं बेटा, ये है आपका सरफेस पार्टिकल। ये है आपका सरफेस पार्टिकल, ये है आपका सरफेस पार्टिकल। और ये सारे पार्टिकल जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं, ये है आपका बल्क पार्टिकल, ठीक है। ये है आपके बल्क पार्टिकल। भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि बल्क वाले, सरफेस वाले पार्टिकल को भी तो धक्का मारेंगे, लेकिन सरफेस पार्टिकल के ऊपर तो कोई और पार्टिकल है ही नहीं, वो बेचारा क्या करेगा? इसी मजबूरी में एक टाइम ऐसा आएगा कि इन सरफेस पार्टिकल के पास इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, सब उसको धक्का मार मार के उसको इतनी ज्यादा एनर्जी दे देंगे कि उस एनर्जी का यूज करके दे ओवरकम देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैंने लेटेंट हीट में, दे ओवरकम देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऐसे जुड़े हुए हैं, उनको बार बार धक्का लग रहा है, बार बार काइनेटिक एनर्जी उनको मिलती जा रही है। बल्क पार्टिकल एक टाइम आएगा वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देंगे, और ये सारे के सारे पार्टिकल, ये सारे के सारे पार्टिकल, ये सारे के सारे पार्टिकल गैसियस फॉर्म में हो जाएंगे। यानी
लेकिन क्या बल्क पार्टिकल पे कुछ असर पड़ा? बल्क पार्टिकल पे कुछ असर नहीं पड़ा। ऐसे समझो, एक पतीले में पानी ले लो भर के, क्या इवापोरेशन से पूरा पतीले का पानी गायब हो जाएगा? सिर्फ ऊपर ऊपर का गायब होगा, थोड़े बहुत जो सरफेस के पार्टिकल है वही इवापोरेट होंगे, बाकी पूरे बल्क के पार्टिकल्स पे नहीं होता। लेकिन बॉइलिंग कैसी होती है? वो पूरे नीचे से होती है, सारे बल्क के पार्टिकल्स बॉयल होते हैं। यानी इवापोरेशन मेरा सिर्फ एक सरफेस फेनोमेना है, सिर्फ ऊपर ऊपर के पार्टिकल्स होंगे, बॉइलिंग की तरह नहीं होगा। रीजन को देखो, जो मैंने आपको समझाया है वही रीजन लिखा है, एक बार बस मेरे साथ पढ़ना। लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, some particles at the surface of liquid have more kinetic energy। लिक्विड के सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं ऊपर, उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है देन द अदर पार्टिकल एज कंपेयर टू बल्क पार्टिकल के तुलना में इनके पास ज्यादा एनर्जी आ गई, क्योंकि ये अपनी एनर्जी किसी को दे ही नहीं पा रहे, ऊपर का सारा खाली है इनके पास। Therefore, they are able to overcome the force of attraction between them and gets converted to gaseous state। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइट है, ठीक है। दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड गट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो रीजन क्या है? द रीजन फॉर इवापोरेशन इज द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। इसके पास ज्यादा आ गई, उसने अपनी ओवरकम कर लिया और वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, ठीक है। वैसे 9th में आपको रीजन तो नहीं मिलेगा इतना कॉमनली कि आपसे पूछा जाएगा कि इवापोरेशन क्यों हो रहा है, लेकिन समझ लो इतना कॉमनली, क्योंकि मुझे आपको सरफेस फिनोमेना समझाना था। तो इतना दिमाग में रखना, एवापोरेशन सिर्फ ऊपर ऊपर के पार्टिकल्स का हो रहा है, बल्क के पार्टिकल्स का नहीं हो रहा। आगे चले, थोड़ा सा पहले पढ़ा लेती हूँ फिर लिखवाती हूँ। कुछ फैक्टर्स देखो इंपॉर्टेंट, अभी तक जो पढ़ा ये उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, मैं अभी भी यहाँ लिख दिया इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इवापोरेशन की रेट को इफेक्ट करते हैं, मतलब इनके घटने या बढ़ने से मेरा इवापोरेशन की रेट भी घटेगी या बढ़ेगी। जैसे फर्स्ट है सरफेस एरिया। एग्जांपल के साथ समझो, मेरे पास एक बकेट है जिसमें बहुत सारे कपड़े हैं, एक कपड़े मैंने बकेट में छोड़ दिया और एक कपड़े मैंने उठाए, दूसरे बकेट के जो कपड़े थे उनको उठाया और छत पे जाकर आराम से तार पे फैला फैला के डाल दिया। किसके कपड़े जल्दी सूखेंगे? जो मैंने छत पे जाके तार पे डाला। क्यों भाई? वो मुमड़ चुमड़ के जो कपड़े रखे थे वो तो जल्दी नहीं सूखेंगे। यहाँ सरफेस एरिया का डिफरेंस है। मैंने क्या किया, उन कपड़ों का एरिया बढ़ा दिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवापोरेशन की रेट भी बढ़ जाएगी, तो उसमें से जल्दी से पानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस में। अब बेचारे वो कपड़े ऐसे ऐसे चुमड़ मुमड़ के एक जगह रखे हुए थे, उनके पास सरफेस एरिया ही नहीं था, बहुत कम सरफेस एरिया था, तो उनका लिक्विड अच्छे से गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, इतनी जल्दी नहीं हो पाया। रिलेट कर पा रहे हैं? यानी क्या ये लिख सकती हूं मैं, सारे लोग बताना, कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवापोरेशन। ये बात समझ में आई तुम लोग को? पहले एक बात बताओ, ये बात समझ में आई? एक चीज और, तुम लोग डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन समझते हो? ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है, अगर मान लो ऐसा लिखा है, अगर ऐसा लिखा है, एक बार देखो 9th में ही समझा देती हूँ ताकि जब 10th में आओ तो कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे को अगर 9th में क्लियर नहीं होता तो 10th के पहले चैप्टर में कहता है मैम ये नहीं समझ में आया, तो ये यही समझ लो, एक ही बार बताऊंगी फिर कभी दिक्कत नहीं करेगा। अगर ऐसा लिखा है, मान लो किसी किसी बुक में आपको ऐसा मिलेगा, ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये जो प्यारा सा छोटा सा साइन दिख रहा है मल्टीप्लाई की तरह, इसे बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। याद नहीं होगा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है इसको, कोई लिखने को डेफिनेशन नहीं आ रहा। अगर ये सीधे सीधे लिखा है, क्या एक बात बता, दोनों सीधे एक लाइन में लिखे हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मेरा इवोपरेशन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ये मान लो ऐसे लिखा होता, बस मान लो एक पल के लिए कि ऐसे लिखा होता कि सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन, मान लो ऐसे लिखा होता, तो इसका मतलब क्या ये सीधे सीधे लिखा? नहीं लिखा, ये नीचे आ गया, 1 करके आ गया। इसका मतलब अब जो रिलेशन है इनके बीच, ये इस तरीके के लिखने का मतलब है अब जो रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का क्या मतलब मैम? यानी बहुत बढ़िया, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मेरा इवोपरेशन कम हो जाएगा। ये लिखने के तरीके हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, तो जरूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट में लिखो, आप बस ऐसे भी लिख सकते हो कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट है। आपको वो सब लिखने की जरूरत नहीं है कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवापोरेशन, आप सिर्फ ये रिलेशन लिख दो,
तब भी आपकी 9th क्लास में बात बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इवापोरेशन तुम लोग को समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ, टेम्परेचर की बात करते हैं। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं कि ठंडियों में जल्दी सूखते हैं? गर्मियों में जल्दी सूखते हैं। क्यों जल्दी सूखते हैं, रिलेट करो थोड़ा। टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होता है ये बताओ। यस, टेम्परेचर ज्यादा होने से पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दे इजीली ओवरकम देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर से यही पढ़ते आ रहे हैं हम। यानी मैं यहाँ भी सीधे लिख सकती हूँ कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन। थर्ड देखो, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? यस, ठीक है। और सिंपल भाषा में बात करूं तो कभी कभी बारिश के बाद आपने देखा है ना, हम नहीं बोलते बहुत ह्यूमिड हो गया, बहुत मॉइस्चर हो गया, बारिश के बाद अचानक से जो होता है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन योर एटमोस्फेयर। अब होता क्या है उसको समझना। एवापोरेशन में क्या हो रहा है, मान लो कि जो लिक्विड है मेरे पास उसको इवापोरेट होकर गैस में बदलना है। अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा गैसेस होंगी तो जो गैस का पार्ट, जो लिक्विड का पार्टिकल गैस में बदलेगा उसको तो जगह ही नहीं मिलेगी। सेम ऐसा ही हो रहा है, ऊपर खूब सारे ऑलरेडी वाटर वेपर बहुत प्रेजेंट है, क्योंकि मेरा वेदर कैसा है, बहुत ही ह्यूमिड है, वाटर वेपर बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में। तो जो बेचारा लिक्विड है अब वो गैस में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसके पार्टिकल को तो जगह ही नहीं मिल रही, तो वो कहाँ जाएगा। तो खुद सोच के बताओ, ह्यूमिड डे में इवापोरेशन कैसा होगा? ह्यूमिड डे में इवापोरेशन कैसा होगा? एक बच्चा बोल रहा है लेस होगा, और कोई? कम होगा, क्योंकि पार्टिकल को जगह ही नहीं मिल रही भाई, ऑलरेडी ऊपर पूरे वाटर वेपर प्रेजेंट है, बहुत ह्यूमिड है वेदर। तो जो पार्टिकल को गैस में कन्वर्ट होना है लिक्विड को, उसको ऊपर जाके जगह ही नहीं मिलेगी। यानी अगर वेदर बहुत ज्यादा ह्यूमिड होगा, अगर वेदर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो मेरा इवापोरेशन की रेट कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या ये मैं बोल सकती हूँ कि ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन में इनवर्स रिलेशन है? बिल्कुल बोल सकती हूँ। लास्ट विंड स्पीड, ज्यादा हवा चलेगी तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो और क्या होगा? और कुछ रिलेट करो। अच्छा, ये तुम ये मानते हो ना कि कम हवा में कपड़े सूखेंगे तेज कि ज्यादा हवा में सूखेंगे? ज्यादा हवा में सूखेगा। सुनो होता क्या है, मान लो आपके एटमॉस्फेयर में देखो वाटर वेपर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में। अगर विंड स्पीड तेज होती है तो हवा क्या करता है, आपके एटमॉस्फेयर में जो पहले से वाटर वेपर है ना ऑलरेडी जो प्रेजेंट है, उनको उड़ा के लेके चले जाता है दूसरी जगह, ताकि एटमॉस्फेयर खाली हो जाए। तो जब एटमॉस्फेयर खाली हो जाएगा तो इजिली इवापोरेशन हो जाएगा, उनको ऊपर जगह मिल जाएगी जाने की। तो विंड स्पीड सिर्फ आपके एटमॉस्फेयर की को खाली कर रहा है, यानी जो पहले से वाटर वेपर है उनको वो हटा दे रहा है, साइड कर दे रहा है, ताकि जो पानी और इवापोरेट होगा उसको जगह मिल जाए ऊपर जाने की। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज्यादा मेरा पास रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। अब बस इतनी सी चीजें आपको समझनी है, और ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, एक सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड। आपको चारों लिखना है और इनके बस रिलेशन लिखना है, स्टेटमेंट नहीं लिखनी। सिर्फ इतना लिख दो, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, एंड विंड स्पीड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। बस कुछ रटना नहीं, इसको रटने मत बैठना, जो जो एग्जाम्पल दिया दिमाग में एग्जाम्पल रखना, सारा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बार में दिमाग में छप जाएगा। अब नोट करते हैं, फिर लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। चलो एक छोटा सा टॉपिक लिख रखा है मैंने, कह रहा हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। देखो बड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में आपको कि मैम ये क्या लिख रखा है आपने। इवापोरेशन समझ में आ गया, एक सिंपल फेनोमेना है लिक्विड का गैस में चेंज होना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा। होता क्यों है ये भी समझ में आ गया। एक स्टेटमेंट मैंने लिख रखी है कि इवापोरेशन क्या कॉज कर रहा है बेटा, कूलिंग कॉज कर रहा है। इसको समझना एक बार, इसको समझना। मान लो ये मेरे पास वाटर के पार्टिकल है, ये मेरे पास मान लो वाटर के पार्टिकल, ये तुम लोग तुरंत लिंक कर लोगे, ठीक है। ये मेरे पास भाई
वाटर के पार्टिकल है, ठीक है। अच्छा, हो क्या रहा है एक बात बताओ, इवापोरेशन जब भी हो रही है बेटा, तो ये वाटर के पार्टिकल किस में चेंज हो रहे हैं, गैस में चेंज हो रहे हैं। जब मेरा लिक्विड गैस में चेंज होता है तो वो कौन सी हीट लेके चेंज होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब भाई, मतलब ये मैम कि ये जो है मेरा, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या लेगा भाई, ये पार्टिकल लेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा, और ये भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा। अच्छा, अब इन वाटर के पार्टिकल्स ने, वैसा एग्जांपल समझना कि मैंने इस फ्लोर पे पानी डाल रखा है, वो वाटर के पार्टिकल ने हीट ले ली, कौन सी हीट ली, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हीट ली कहाँ से, इस रूम से ली, इस एटमॉस्फेयर से ली। अगर इस रूम से मैं सारी की सारी हीट निकाल दूं तो ये रूम कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही कि ये वाटर के पार्टिकल क्या कर रहा है, ये वाटर के पार्टिकल वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले रहे हैं। अगर किसी चीज से मैं हीट को निकाल दूं तो वो चीज कैसी हो जाएगी भाई, कूल डाउन हो जाएगी। तो फाइनली ये सारे गैस, ये सारे वाटर के पार्टिकल किस में चेंज हो जाएंगे, ये सारे वाटर के पार्टिकल आपके गैसियस में चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो गए, क्योंकि इन्होंने हीट ले लिया, और जहां से हीट ले लिया तो हीट लेने के बाद वो जगह कैसी हो गई, वो जगह हो गई कूल। तो इसलिए लिखा है कि एवापोरेशन क्या कॉज कर रहा है, कूलिंग कॉज कर रहा है। दिमाग में फीड कर लो कि जब भी इवापोरेशन होगी, बॉइलिंग नहीं बोल रही, जब भी इवापोरेशन होगी तो आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। कौन सा इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखो समझने में तो बहुत ईजी है, क्वेश्चंस देखो क्लास 9th में आते कैसे हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी के सवाल है। आंसर कोई मत देखो, एक एक क्वेश्चन पढ़ती हूँ और रिलेट करते चलते हैं। देखो पहला सवाल लिखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। एसीटोन होता है जो नेल पॉलिश वगैरह रिमूव करने में यूज किया जाता है ना, एसीटोन। नेल पॉलिश या थिनर मान लो, नेल पॉलिश रिमूवर मान लो, गर्ल्स ने ज्यादा रिलेट किया होगा, ठीक है। अगर या परफ्यूम्स मान लो, अगर आप अपने हाथ में एसीटोन या परफ्यूम या पेट्रोल अगर हाथ पे रखोगे तो आपको कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। क्यों ठंडा फील होगा, क्या, अगर ऐसा रिलेट करो, आंसर मत देखो, देखो अगर सीखना चाहते हो तो रटाफिकेशन नहीं, पीछे का वो तो मैंने लिख के रखा क्योंकि आपको लिखवाऊं में हेल्प करूंगी, लेकिन मेरे साथ समझो चीज़ों को। अगर मेरे हाथ पे मैंने पेट्रोल रखा है या एसीटोन रखा है तो क्या वो हमेशा लिक्विड स्टेट में रहेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, वो गैस में चेंज होगा। तो यानी हाँ 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 हाँ, अरे अरे इमेजिन करो भाई, मैं क्यों लेने जाऊँ यार हाथ में, बस इमेजिन करवा रही हूँ। चलो पेट्रोल हटा दो, थिनर तो ले सकती हूँ, एसीटोन तो ले सकती हूँ, स्पिरिट डॉक्टर के पास जाते हो तो कॉटन से क्लीन करता है अगर चोट वगैरह लगी रहती है, तो कैसा फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। होता क्या है कि वो लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वो लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में। अगर वो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो उसने कौन सी हीट ले ली, उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले ली। कहाँ से ली, मेरे पाम से ली। तो मेरे पाम से जब हीट निकल गया तो मेरा पाम कैसा फील करेगा, कूल फील करेगा। वही लिखा है, एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम्स आर वॉलेटाइल सबस्टेंस। इसको समझना, वॉलेटाइल का मतलब होता है वैसे चीजें जो बहुत जल्दी गैसियस स्टेट में बदल जाती हैं, ठीक है। उसको उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं ये बहुत ही वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब तुरंत गैस में चेंज हो जाती है। दैट एवापोरेट व्हेन दे केम इन कांटेक्ट विद एयर। एवापोरेशन इज फैसिलिटेटेड as it uses energy from the palm, hence a leaving a cooling effect on your palm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ और ओपन ग्राउंड। कभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जब से जैसे गर्मियों में शाम होती है ना या दोपहर के टाइम पे लोग अपने दुकानों के बाहर ऐसे पानी स्प्रिंकल करने लगते हैं, या अपने घर की बालकनी में या बाहर पानी छिड़कने लगते हैं, छत पे जाने के बाद पानी डालते हैं। क्यों पानी डालते हैं, होता क्या है, जैसे ही उन्होंने पानी डाला वो पानी किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, इवापोरेशन शुरू हो जाएगा। और इवापोरेशन शुरू होगा तो वो अगल बगल की चीजों से क्या ले लेगा, हीट ले लेगा। तो वो एरिया कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। वही लिखा है, when water is sprinkled on the rooftop or ground it evaporates, hence because of the latent heat of evaporation leaving behind a cooling effect। बड़ा रिलेट करना है, पहले समझो, बोलो नहीं, बस सुनो बस चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रही हूँ, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप। सुनो, दूसरे को रिलेट करो। मेरे पास एक कप है जिसमें आपको दे दिया गया चाय कॉफी या दूध पीने को, और एक मेरे पास वो नहीं होते जो कप के नीचे प्लेट लगती है जिसे हम सॉसर बोलते हैं, मान लो वो। तो किस में आप जल्दी पियोगे, किस में जल्दी पी पाओगे,
अगर आपने दूध जो भी मिल्क वगैरह है उसको आपने प्लेट में निकाल दिया और एक को कप में रखा, तो ऑफ कोर्स प्लेट वाला जल्दी ठंडा होगा। जल्दी ठंडा होगा क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और सरफेस ज्यादा है तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। लिखा है अ सॉसर हैज अ लार्ज सरफेस एरिया देन अ कप, promoting quicker evaporation, hence the tea or milk in a saucer cools down faster। इस टाइप के सवाल आएंगे, कभी डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा कि डिफाइन एवापोरेशन। सवाल आपको ऐसे एप्लीकेशन, इसी को बोलते हैं कि ये चैप्टर का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। तो पहले इतना नोट डाउन करो सारे क्वेश्चन, इसके आंसर्स अपना बनाना का सोचो, इसके कॉपी ज़्यादा ये मत सोचो कि कॉपी पेस्ट करके आना, लिखना आपको अपनी लैंग्वेज में है। अभी तो लिख लो, लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना आप अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को। चलिए और सवाल देखते हैं, कुछ मिलते जुलते ही सवाल है, घबराना नहीं, 2-3 और हैं, बस जल्दी जल्दी देखते हैं। कह रहा है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई, गर्मियों का टाइम आया है तो कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए। इसका फायदा देखो, सोचो, रिलेट करें, हमारे चैप्टर से रिलेटेड ही है ये सवाल। होता क्या है कि जो भी कॉटन के कपड़े होते हैं, जैसे अभी मैंने जो वेयर किया ये भी प्योर कॉटन का कपड़ा है, ठीक है। कॉटन के कपड़े के अंदर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं। यहाँ देखो लिखा भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इन समर इट इज प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज कॉटन मटेरियल्स हैव पोर्स। इनके पास क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो अब होता क्या है, गर्मियों के टाइम पे हमें जो भी स्वेटिंग होती है, जो भी पसीना होता है, इन पोर्स के थ्रू वो स्वेट धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलता रहता है। जैसे ही हमारा स्वेट एक्सपोज होगा एटमॉस्फेयर में, तो वो स्वेट किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, गैस में चेंज होगा, तो वो हीट लेगा। हीट हमारी बॉडी से लेगा तो हमारी बॉडी कैसा फील करेगी, कूल फील करेगी। बिल्कुल सिंपल सा समझना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, बिकॉज कॉटन के कपड़ों में होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पोर्स। इन पोर्स के थ्रू हमारे बॉडी में जो भी स्वेट हो रहा है वो एक्सपोज होता है एटमोसफेयर में, फिर वो स्वेट किस में चेंज होने लगता है, वो गैस में चेंज होने लगता है, और गैस में चेंज होगा तो वो हीट ले लेगा, हीट हमारी बॉडी से लेगा तो हमारी बॉडी कूल फील करेगी। यही सारी चीजें, फैसिलिटिंग इवेपोरेशन एंड हेंस कॉजिंग अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द स्किन। डन। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाई डज अ डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। ठीक है, वो अभी तो बहुत ही अलग अलग टाइप के कूलर आ गए हैं, बड़े एडवांस टाइप के कूलर भी आपको दिखेंगे, इतने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कूलर भी दिखेंगे। कभी आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े से जो स्टील के कूलर नहीं होते हैं, पहले बहुत यूज होते थे, उतना पहले भी नहीं, अभी भी दिखेगा आपको कहीं कहीं, जिसके पीछे वो घास फूस लगी होती है, ठीक है, उस कूलर की बातें हो रही है। हो क्या रहा है सुनो, सबसे पहले हॉट का मतलब समझो, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन कैसा होगा, ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा। जल्दी की जल्दी हम उस वाटर, जो भी कूलर होता है उसके अंदर पानी भी तो डालते हैं, वो जो उसके हस्क लगे होते हैं पीछे, उसमें पानी भी तो डालते हैं, यानी वो पानी जल्दी से गैस में चेंज होगा, एटमॉस्फेयर से हीट ले लेगा अगल बगल की सराउंडिंग से, तो हमें ठंडा फील होगा। और ड्राई का मतलब क्या हो गया, ड्राई का, यस, ड्राई का मतलब है ह्यूमिड का अपोजिट, यानी अभी एटमॉस्फेयर बिल्कुल खाली है, एटमॉस्फेयर में बिल्कुल वाटर वेपर बहुत कम है, तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, तो आपका इवोपरेशन कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस, तो दोनों ही केसेस में आपका इवोपरेशन की रेट ज्यादा हो रही है, ज्यादा इवोपरेशन होगा, वो ज्यादा ज्यादा हीट लेगा, हीट कहाँ से लेगा, हमारे एटमॉस्फेयर से लेगा, तो हमारी एटमॉस्फेयर कैसा फील करेगी, ठंडा फील होगा। वही चीजें लिखिए, इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड लेस ह्यूमिड on a hot dry day, enabling better evaporation. High levels of this evaporation provide better cooling effects. ऐसे ही आंसर को फ्रेम करना है आपको, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं लिखना है। एंड द लास्ट बड़ा ही चर्चित सवाल है चैप्टर का, कि जो मटके के अंदर पानी रखते हैं वो कैसे ठंडा हो जाता है गर्मियों के टाइम पे। ठीक है, होता क्या है कि जो भी अर्थन पॉट होता है उसके अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कॉटन के कपड़े में था, मटके के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, उस होल्स के थ्रू हमेशा वो जो पानी रखा है हमने मटके में वो बाहर ऊज आउट हो रहा है, पानी बाहर की तरफ निकल रहा है उन होल्स के थ्रू, तो पानी एक्सपोज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में पानी एक्सपोज हो रहा है तो वो पानी किस में चेंज हो रहा है, वो गैस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है तो वो हीट ले रहा है, वो हीट कहाँ से ले रहा है, वो हीट उस मटके से ले रहा है, तो मटके से जब हीट निकल जाएगी तो वो अर्थन पॉट कैसा फील करेगा, ठंडा करेगा, और पानी भी रखा हुआ कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वही लिखा है, एंड अर्थन पॉट इज पोरस, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, इतना आपको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, अच्छा लिखोगे, इसका कॉपी पेस्ट कुछ भी मत सोचना कि एग्जैक्ट लाइन कॉपी करना है, बस आंसर फॉर्मेटिंग अच्छी लिखना, बस जो जो पूछा जा रहा है उसको लिखना। ये कुछ सवाल हैं आपके जो इस चैप्टर के एनसीईआरटी के, जो बार बार, ये गारंटीड से आपको ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे। लास्ट
वाटर वेपर इन एयर, क्या ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है? तो इसको मैं नहीं कर रही, मैंने ऑलरेडी जब आपको कंडेंसेशन पढ़ाया था तो यही डायग्राम से पढ़ाया था कि फ्रिज के बाहर हम पानी की बोतल निकालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, वाटर वेपर है, जैसे ही कूल ठंडा पानी मिलता है उसको, बॉटल ठंडी मिलती है तो वहां पे आपको ड्रॉपलेट देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं इसको यहाँ पे हटा रही हूँ। ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। क्या इसको सच में बताने की जरूरत है इतना पढ़ने के बाद? अब तो मुझे लगता है कि आधी क्लास को समझ में आ गया कि ये 2 नंबर में या बेटा कभी कभी 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। जितने नंबर में पूछा जाए आपको उतने पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले इवापोरेशन इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट जाएगा, किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन हो जाएगा। बॉइलिंग इट टेक्स प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, इसको भाई एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए पानी को बॉयल होने के लिए। इसके स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है? कूलिंग इफेक्ट। बॉइलिंग में मुझे कोई भी कूलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स इवापोरेट होंगे। बॉइलिंग में एक बल्क फेनोमेना है, पूरे के पूरे बल्क बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये मेजर 3 पॉइंट डिफरेंस है आपके चैप्टर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। यहाँ पर आपका बच्चा लोग ये चैप्टर हो रहा है खत्म, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ लिए, 3-4 लेक्चर कवर कर लिया, सारे पॉइंट देखो, सारे अलग अलग टॉपिक साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ये लास्ट का जो हमने आज पढ़ा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और लेटेंट हीट वाले से सारा चैप्टर ही सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्मेट में आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड। नोट करो। इसकी क्लास ओवर करते हैं, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमने खत्म कर लिया।